हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार आखिर पड़ते ही क्यों हैं। अगर हम कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम इल हैं, तो पहली बात तो इल होने का क्या मतलब है। इसका रिलेशन एक टर्म से आता है दैट इज बीइंग हेल्दी। तो कब हम किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्दी कह सकते हैं, कब हम कह सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हम कुछ एग्जांपल्स भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज किस तरीके के ऑर्गेनिज्म से होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को जहां हम किस तरह से इन डिजीजेस से, इन पैथोजन से बच सकते हैं। वैक्सीन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, और किस तरीके से हम अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके इन डिजीजेस से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन से कि हेल्थ होती क्या है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है 1948 में बनी, उसने हेल्थ को डिफाइन किया। ये डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली लिख कर आ सकते हैं कि एक ऐसी स्टेट इंडिविजुअल की जहां वो कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के साथ है। जब भी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग उसका ठीक होगा, तब हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल क्या है, हेल्दी है। अगर हम बोलते हैं कि सिर्फ मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ उसको डिजीज नहीं है, क्या इसका मतलब इंडिविजुअल हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी होने के लिए 3 डायमेंशंस हैं जो WHO डिस्कस करता है: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। चलो, फिजिकल डायमेंशन तो आपको समझ में आ गई कि भाई किसी का पैर ठीक है, किसी की किडनी ठीक काम कर रही है, तो ऑब्वियसली उसको डिजीज नहीं है, तो वो हेल्दी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मेंटल डायमेंशन, तो इसका मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है फिजिकली इंडिविजुअल फिट हो लेकिन मेंटली वो फिट नहीं हो। इस तरीके से अगर इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है। लेकिन तीसरा डायमेंशन जो सोशल डायमेंशन है, इसको ध्यान से देखिए। इंडिविजुअल हो सकता है फिजिकली फिट हो, मेंटली भी वो फिट हो, लेकिन सोशली वो फिट नहीं है। वो अपने नेबर्स के साथ लड़ाई करता है रोज एकदम, है ना। वैसे तो वो मेंटली साउंड है, उसको पता है कि चीजें क्या हैं, कैसी हैं, क्या गलत क्या सही, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक सोसाइटी में कैसे रहना है, लोगों से लड़ाई करना, लोगों को बहुत ज्यादा अब्यूज करना। ये चीज बताती है कि इंडिविजुअली सोशली अनफिट है। एंड इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर सोशल डायमेंशन ऐड नहीं किया तो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं हो सकता। तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ हेल्थ यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आई। 3 वर्ड्स का ध्यान रखेंगे: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक पर्सनल या फिर एक कम्युनिटी के इश्यूज के रिस्पेक्ट में हेल्थ क्या है, तो हेल्थ सबसे पहली बात तो अच्छी रहेगी, बेटर रहेगी अगर इंडिविजुअल पर्सनल हाइजीन रखता है। पर्सनल हाइजीन मतलब भाई आप खाना खाने जाते हैं, आप जो है क्या करते हैं, अपने हैंड्स को वॉश करते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गया। वहीं आप डेली बाथ लेते हैं, अपनी बॉडी को आप क्लीन रखते हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा भाई? पर्सनल हाइजीन में आ जाएगा। आजकल तो हम अच्छे से सैनिटाइजर यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। ये भी तो आप देखिए एक पर्सनल हाइजीन ही है कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इकोनॉमिक कंडीशन। अगर इंडिविजुअल की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो हेल्दी होगा। चांसेस ज्यादा होते हैं, मैं हमेशा नहीं कह सकता। इसका पॉइंट ये है कि भाई आपने देखा होगा कि जहां पर गरीबी होती है, लोग पुअर होते हैं, जहां उनके पास खाने की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वहां पर डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा होता है। गंदगी उन जगहों पे ज्यादा होती है, एग्जांपल स्लम एरियाज। तो ऐसे एरियाज में उसको, इंडिविजुअल को बीमारी होना बिल्कुल लॉजिकल है, पॉसिबल है। वहीं अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छी ना हो, अगर अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो, अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि पीने का साफ पानी अगर घरों तक ना पहुंचे, या फिर इसके अलावा अगर बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो रहा है किसी जगह और गवर्नमेंट जो है, म्युनिसिपैलिटी उसको क्लीन नहीं करती है पानी को, तो भी बीमारियां फैल सकती हैं। लोगों को अगर बीमारी हो तो आसपास कोई अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल होना चाहिए जहां लोग अपना इलाज भी कराएं ताकि वो हेल्दी रहें। ये सारी चीजें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में आएंगी। एंड अल्टीमेटली अगर सोशल इक्वालिटी है, हार्मनी है सोसाइटी में, तब भी हम कह सकते हैं इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा। इस पॉइंट को अगर हम इलस्ट्रेट करें सोशल डायमेंशन से, तो एक इंडिविजुअल अगर हमेशा कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व है, अगर वो हमेशा कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटी को, रिलीजन को टारगेट कर रहा है,
अपनी सोसाइटी में जो है कैओस क्रिएट कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वो इंडिविजुअल, वो सोसाइटी या वो कम्युनिटी हेल्दी नहीं रहेगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कभी कभी ये पॉइंट्स हमसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहां पर आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है भाई क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं गुड हेल्थ के लिए। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ये 3 से 4 पॉइंट मैंने यहां पर लिख दिए हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है भाई बेटर सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब हुआ कि जो भी फीकल मैटर है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना, उसका सीवेज में जाना, उसका ट्रीटमेंट होना, अल्टीमेटली अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना, गुड सीवेज कंडीशंस होना, रेन वाटर का उसका डिस्पोजेबल सिस्टम जो है हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और गार्बेज भी हमें प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना होगा। इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ कलेक्टिवली बोलें तो प्रॉपर क्लीनिंग हाइजीन अगर रहेगा पर्सनली एंड पब्लिक सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली सोसाइटी हमारी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। सेकंड पॉइंट आता है भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिले। लोगों को अगर साफ पानी मिलेगा तो पानी से होने वाली जो डिजीजेस होती हैं, कंटेमिनेशन वाटर जो होता है वो जो डिजीजेस फैलाता है वो नहीं होगा। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी हो गई, एग्जांपल टाइफाइड, कॉलेरा, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी सोसाइटी में। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशनस फूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रिशियस फूड अगर नहीं मिलेगा तो लोगों को लेट अस सपोज विटामिन नहीं मिलते, तो विटामिन की कमी होने की वजह से जो डिजीजेस होती हैं जैसे नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, क्वाशियोकर, मेरेस्मस, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज होती हैं। ऐसी डिजीजेस फिर लोगों को नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट अगेन सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी का है कि सोशल हेल्थ के लिए ये वाला पॉइंट भी गुड हेल्थ के लिए एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में बहुत ही एसेंशियल कंडीशन है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे से आंसर आपको आ गया। इन पॉइंट्स को कहानी की तरह याद रखिए और इन पॉइंट्स को जरूरी नहीं है क्रैम करके डायरेक्टली लिखा जाए। अगर आपको पॉइंट्स समझ में भी आ गए हैं तो एग्जाम में आप इनको बना करके आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है डिजीज। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि डिजीज क्या होती है, तो डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एक फिजिकल या फंक्शनल चेंज आ सकता है आदमी के, इंडिविजुअल के नॉर्मल स्टेट में, और उसको क्या कॉज करेगा, डिस्कंफर्ट कॉज करेगा। उसके अंदर एक डिसेबिलिटी लेकर के आएगा कि मतलब वो काम करने की उसकी एबिलिटी नहीं रहेगी, इंपेयर कर देगा उसकी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को। मतलब किसी इंडिविजुअल को लेट अस सपोज की पोलियो कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर एक पैरालिसिस कंडीशन आएगी। इसके अलावा अगर लेट अस सपोज किसी इंडिविजुअल को कैंसर कंडीशन हो जाती है तो उसकी हेल्थ डिटोरेट करेगी। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको, तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। सिकल सेल अनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा नॉर्मल जो डिजीजेस होती हैं जैसे कि कफ है, कोल्ड है, फ्लू है, ये सारी डिजीजेस क्या कर सकती हैं, एक डिस्कंफर्ट इंडिविजुअल में लेकर के आ सकती हैं। आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है, आपको रिकवर होने के लिए एक टाइम लगता है, एक डिस्कंफर्ट भी बॉडी में आता है। तो ये सब आपकी कंडीशन बताती हैं कि इंडिविजुअल को क्या हुआ है, डिजीज हुई है। तो रेफर टू दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली लिख करके आनी है। ये प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिखनी है, कुछ भी लिख करके नहीं आना। इस प्रॉपर तरीके से ही डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपके अकॉर्डिंग टू सम, कुछ लोगों के अकॉर्डिंगली माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक ऑर्गन्स, उसके रिस्पेक्ट में कुछ सिम्टम्स आते हैं और अल्टीमेटली हम कहते हैं कि इंडिविजुअल को डिजीज हो गई है। बट आई वुड सजेस्ट रेफर टू दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल को डिजीज है और इंडिविजुअल हेल्दी है, तो हम इन चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। लेट अस सपोज हम कहते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल हेल्दी है और दूसरे इंडिविजुअल के लिए कहते हैं कि वो डिजीज फ्री है, उसके अंदर डिजीज है ही नहीं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मतलब क्या ये दोनों सेम कंडीशन है। मैंने आपको हेल्थ की डेफिनेशन ऑलरेडी बताई हुई है पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए कि 3 डायमेंशंस हैं जो हेल्दी होने के लिए प्रॉपरली फुलफिल करने होंगे। पहला डायमेंशन था फिजिकल डायमेंशन, दूसरा था मेंटल डायमेंशन और तीसरा था सोशल डायमेंशन। अगर सोशल वेलबींग नहीं है तो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं होगा। ये स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग बताता है। डिजीज फ्री होने का मतलब है बॉडी में कोई डिस्कंफर्ट नहीं है, बॉडी की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आता है कि जब हम हेल्दी बोलते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं, सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम डिजीज फ्री बोलते हैं किसी को, तो हम सिर्फ इंडिविजुअल को रेफर
कर रहे होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि हेल्दी इंडिविजुअल वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा जो एक नॉर्मल गिवन सिचुएशन में एक इंडिविजुअल कर सकता है। लेकिन डिजीज फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी भी है, हो सकता है उसकी पुअर हेल्थ हो बिकॉज ऑफ द मेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। तो मेंटली इल हो सकता है या सोशली इल हो सकता है इंडिविजुअल। डिजीज फ्री का मतलब सिर्फ इतना है कि उसके अंदर बॉडी में कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। ये डिफरेंसेस आपसे 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्लीज रेफर टू द डिफरेंस, ऑलरेडी आपके लिए लिख करके मैंने यहां दे दिए हैं। अब आपकी कोई डिजीज अगर आती है बॉडी में, कोई कंडीशन, कोई डिस्कंफर्ट आता है बॉडी में, आप हेल्दी जब फील नहीं करते, तो 2 तरीके की चीजें आपने सुनी होंगी कि स्पेसिफिक सिम्टम्स या साइन होते हैं जो हमारी बॉडी शो करती है। तो सिम्टम्स और साइन में डिफरेंसेस क्या है ना। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हमें ये प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को सुनकर के डॉक्टर हमें बताता है कि आपको कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है। यही चीज यहां पर मैं हाईलाइट करूंगा कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिम्टम क्या है और साइन क्या है, तो इसमें डिफरेंसेस देखिए। सिम्टम्स होते हैं जनरल, बिल्कुल जनरल होते हैं सिम्टम्स कि भाई हेडेक हो गया, कफ आ गया, हमें जो है कहीं ना कहीं लूज मोशंस हो गए। ऐसी कंडीशंस हमें डायरेक्टली ये नहीं बता सकती कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि भाई देखिए ये एग्जांपल है, जैसे स्पॉट्स आ गए बॉडी पे, ब्लिस्टर्स आ गए, इस तरह से लाल लाल कलर के छाले आ गए हैं, तो यस, उन्हें देख करके डॉक्टर बता सकता है कि ये तो चिकन पॉक्स कंडीशन है। वहीं अगर एग्जाम्पल में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी आईज को देख करके, बॉडी को देख करके बोलता है बहुत येलोइश हो चुकी हैं आईज, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी बीमारी है, जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम है ना। इंडिविजुअल क्या हुआ है, जॉन्डिस हुआ है। तो वो क्या बताता है कि येलो होना आइस का या बॉडी का येलो होना, ये एक साइन है। तो साइन की डेफिनेशन में क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज को बताता है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं साइन, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं ये इंडिकेट करते हैं डिजीज तो प्रेजेंट है, लेकिन कौन सी डिजीज है उसके बारे में डायरेक्टली नहीं बताता। प्लीज इस बारे में ध्यान रखिए। ये डिफरेंस बहुत ही बेसिक और कॉमन डिफरेंस है। एग्जाम्पल के साथ जब आप देखते हैं तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आते हैं। सेकेंड पॉइंट सिंपल है साइन में कि ये डिस्टिंक्ट होंगे डिफरेंट डिजीजेस में, बिल्कुल अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग तरीके के साइन होंगे। लेकिन हेडेक होना, लूज मोशन होना या कफ होना, ये बहुत ही जनरल है। मल्टीपल डिजीजेस में, मल्टीपल कंडीशंस में हेडेक हो सकता है, मल्टीपल कंडीशंस में आपके पेट में लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। ये सिंपल कॉमन सिम्टम्स हैं। यहां पर सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये मैनिफेस्टेशंस हैं, कि एविडेंस तो है कि डिजीज प्रेजेंट है, लेकिन कौन सी पर्टिकुलर डिजीज है उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, डॉक्टर को टेस्ट और भी ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि स्पेसिफिक साइन वो ढूंढ सके। तो साइन और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है मैंने ये बताया आपको। एक हेल्दी इंडिविजुअल और डिजीज फ्री इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस है ये भी बताया। ये चैप्टर में इस तरह के डिफरेंसेस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। सिंपल से पॉइंट्स हैं, अच्छे से इनको 2 बार सुन लीजिए वीडियो को, एग्जाम में अपने आप ही लिख करके आ जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं कॉजेज ऑफ डिजीज क्या है, कि भाई डिजीज होती कैसे है। तो 2 तरीके के कॉजेज हैं, एक है एक्सटर्नल कॉज और दूसरा है इंटरनल कॉज। इंटरनल कॉज हमारी बॉडी के विद इन जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल डिजीज कॉज करने के लिए, और एक्सटर्नल मतलब बाहर के फीचर्स। दोनों को एक एक करके देखते हैं यहां पर। सबसे पहले है एक्सटर्नल कॉजेज और फैक्टर्स। एक्सटर्नली मतलब कोई डिजीज कॉज हो रही है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, और डिजीज कॉजिंग, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड एज, रिमेंबर दिस, दे आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। पैथोजेंस की डेफिनेशन पूछता है आपसे तो हमेशा याद रखना, जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उन्हें पैथोजन कहते हैं। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो हमारे दोस्त हो सकते हैं या वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। इसे हम फ्रेंड या फो कहते हैं। फ्रेंड ऐसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ ऐसे सपोर्ट करने के बजाय हमें डिजीज भी कॉज करते हैं, तो वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, जैसे कि कोई फंगस है। तो पहला तो फैक्टर ये हो गया कि एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि आपको कोई पैथोजन अटैक कर दे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने खाना ठीक से नहीं खाया है, बैलेंस डाइट नहीं है आपकी। अगर आपकी डाइट में बैलेंस डाइट नहीं है तो कोई मिनरल की कमी हो जाएगी, किसी विटामिन की कमी हो जाएगी, किसी तरीके के न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और वो कंडीशन आपको हो सकती है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल में नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है।
डेफिशिएंसी मतलब कमी, और स्कर्वी जो होती है ये विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस में विजन का इशू आता है। ठीक है, 2 पॉइंट डन हो गए अपने। और तीसरा पॉइंट यहां पर है एनवायरमेंट में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल्स या पेस्टिसाइड्स, इनके होने से भी बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं हमारे को, जैसे कि कैडमियम या फिर मरकरी, Hg सिंबल किसका होता है, मरकरी का। ये हैवी मेटल्स ऐसे मेटल्स हैं, या आर्सेनिक भी हमें मिल सकता है नियर बाय कोई इस तरीके की रॉक्स हो, या इस तरीके के आयंस का हम क्या कर रहे हैं, ओर का हम माइनिंग कर रहे हैं कहीं, तो आर्सेनिक भी कहीं ना कहीं पानी में मिल सकता है। तो इस तरीके के मेटल्स का डिटेक्शन जब होता है तो हमें डिजीज कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग टोबैको खाते हैं, और हमें ये बात पता है कि टोबैको इट कैन कॉज कैंसर। These alcohol and drugs they can also create some problems, जहाँ पर लिवर फेलियर की बात आ जाती है, जहाँ पर ऑर्गन फेलियर में किडनी फेलियर की बात आती है। तो इस तरीके की कंडीशंस हमारे ऑर्गन्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना, ये सब इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, ये हमें प्रॉब्लम कॉज करते हैं। दे पीपल डू दैट फॉर देयर अब्यूज एंड फॉर एंजॉयमेंट, बट एट द एंड इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे होते हैं। तो ये आपके हो गए एक्सटर्नल फैक्टर। अगर ये फैक्टर से आप बच जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको डिजीज नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स आते हैं, वो फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर का मतलब है, हो सकता है किसी इंडिविजुअल को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि लेट अस सपोज कोई जीन है और उस जीन में क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। हमें ये बात पता है, जीन तो एक जेनेटिक मटेरियल है इंडिविजुअल का। ये जीन उसको कहां से मिली, फादर की तरफ से आई, या वो जीन उसको मदर की तरफ से मिल सकती है। अगर ऐसे में डिफेक्टिव जीन मिल जाती है किसी इंडिविजुअल को, तो वो क्या कॉज कर सकती है, कोई कंडीशन कॉज कर सकती है, जैसे कि सिकल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये एग्जांपल वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं लिखे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये डिस्क शेप जो हमारी आरबीसी होती है, ये सिकल शेप हो जाती है, ये होती है सिकल शेप, है ना। तो ये सिकल शेप होने की वजह से इसमें जो हीमोग्लोबिन अंदर होना चाहिए वो उतना कैरी नहीं हो पाता, और बॉडी में अनीमिया कंडीशन हो जाती है। और अनीमिक कंडीशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कम से कम होता चला जाएगा, और बॉडी में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी ऑर्गेनल्स के अंदर, और रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। इंडिविजुअल विल ऑलवेज बी फीलिंग लिथार्जिक। ठीक है, देन इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हो सकता है वो है भाई, एक तरीके के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, लिवर की प्रॉब्लम हो जाए, अल्टीमेटली किसी बॉडी पार्ट की माल फंक्शनिंग, ये भी तो इंटरनल इंपैक्ट है। किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है, मे बी हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर दें, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाए, लिवर में, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाए, इस तरीके की प्रॉब्लम, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वन और द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये पॉइंट भी यहां पर इंटरनल फैक्टर हो सकता है। तीसरा है भाई हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपको पता है बॉडी में हमारे फंक्शंस को, बहुत से फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अगर मैं कहता हूं किसी इंडिविजुअल के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज ना हो, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, ड्वार्फनेस में आ जाएगा। वैसे तो ड्वार्फनेस कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल की हाइट कम हो जाएगी। अगर कंडीशन की बात करें तो हम बात कर सकते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन आपको पता है हमारी पैंक्रियाज जो ऑर्गन है हम वो सिक्रीट करता है हार्मोन इंसुलिन, और अगर ये इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली रिलीज ना हो तो इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। एंड डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है, शुगर की प्रॉब्लम, आपने जनरली अपने आसपास लोगों को सुना होगा डायबिटीज का इशू उनको हो जाता है। एज के साथ ये इशू होने के चांसेस हैं, और ये जेनेटिकली भी होता है। ये सारी बातें इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन आपको समझने की बहुत जरूरत है, तभी आप इस चैप्टर के एसेंस को समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हो गया वो हो गया भाई माल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स। हम कह सकते हैं इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट हो गया यहां पर माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम। अगर किसी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि हमें ये बात पता है कि इम्यूनिटी अगर वर्क नहीं कर रही, तो इंडिविजुअल को कोरोना हो रहा था। अगर किसी इंडिविजुअल को
इम्यून सिस्टम अगर उसका बहुत अच्छा है तो कोरोना में उसके चांसेस बचने के, सर्वाइव होने के ज़्यादा हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी उन लोगों को इससे बहुत सफरिंग हुई, बहुत सेटबैक्स लगे हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ये कारण हैं ये इंटरनल फैक्टर्स हैं और ये इंटरनली ही कहीं ना कहीं एक डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं। बाहर से किसी एजेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वैसे दोनों ही तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो किसी डिजीज को जन्म देते हैं, कहीं ना कहीं किसी डिजीज को रीजन बनते हैं उसका होने का। इसके बाद आ जाते हैं हम टॉपिक पर जहां पे मैं आपको इमीडिएट कॉज बताऊंगा कि इमीडिएट कॉज क्या होता है और उसके लेवल्स होते हैं। सबसे पहले तो भाई इमीडिएट कॉज है, प्राइमरी कॉज है पैथोजन का आ जाना। मतलब अगर एनसीईआरटी में भी लिखा है अगर एक बेबी है और वो सफर कर रहा है लूज मोशन से तो उसका इमीडिएट कॉज क्या है। इमीडिएट कॉज ये है कि हो सकता है किसी वायरस ने उसकी बॉडी में अटैक किया हो या बैक्टीरिया ने अटैक किया हो, उसको डायरिया की कंडीशन हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अमीबिक डिसेंट्री की कंडीशन हो सकती है। इस तरीके के कॉज को हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल कॉज। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल कॉज। अगर इस तरह से क्वेश्चन करके आपसे एग्जांपल पूछ के एनसीईआरटी पूछती है, सीबीएसई में कहीं ना कहीं, स्कूल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अलावा सेकंड लेवल और थर्ड लेवल कॉजेज भी होते हैं, जिसमें सेकंड लेवल जो कॉज होता है इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज। कंट्रीब्यूटिंग कॉज क्या है, प्रॉपर नरिशमेंट अगर आपको नहीं मिलता है, जेनेटिक डिफरेंसेस अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यू आर वेरी मच प्रोन टू हैविंग अ डिजीज। ऐसे में जब पर्सन एक प्रोन हो जाता है कैचिंग अ डिजीज उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग कॉज। तो पैथोजन क्या है, वो तो प्राइमरी कॉज है, लेकिन आप खुद ही ठीक से खाना नहीं खा रहे, आपके अंदर बैलेंस डाइट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं जा रहे, तो आपके अंदर कैसी कंडीशन आ सकती है, यू आर प्रोन टू डिजीज, आपको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, उन्हें हम कहेंगे कंट्रीब्यूटिंग कॉज। और तीसरा होता है थर्ड लेवल कॉजेज, जब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पुअर होती हैं, मतलब आपको पीने का पानी ही साफ नहीं दिया जा रहा, गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी इस तरह से काम ही नहीं कर रही कि वो फीकल मैटर को हटाए आसपास से, बेटर सैनिटेशन रखे सिटी में, या फिर वो आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे हॉस्पिटल का जहां पर आप जाकर के ट्रीटमेंट करा सके। इसीलिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रही है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए हमारा। अगर भारत स्वच्छ रहेगा, अगर हमारे आसपास की सराउंडिंग एकदम क्लीन रहेगी तो ऑब्वियसली डिजीजेस फैलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आई होप ये टॉपिक डिजीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। डिजीज की डेफिनेशन, डिजीज किस तरीके से साइन सिम्टम होते हैं, डिजीज फ्री या हेल्दी इंडिविजुअल किसे कहते हैं, डिजीज के कॉजेज क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल कॉजेज, और फिर फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल कॉजेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।